देखिए 6 दिसंबर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है। और उस पुण्यतिथि के अवसर पर देखिए भारत जो है वो संविधान से चलेगा। भारत किसी व्यक्ति के इशारे से और उसके आदेश से नहीं चलेगा। संविधान में लगातार पिछले कई वर्षों से असंवैधानिक छेड़छाड़ हो रहा, मनमाने तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही, मनमाने तरीके से संविधान को प्रस्तुत किया जा रहा और संविधान की आड़ में ही संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा। आप देखें कि शुरू से ये नारे लगे हैं, आप बसपा का वो नारा, कांशीराम साहब का वो नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने आरक्षण 15% दिया एससी को, 15% एससी क्या तमाम जगहों पर मौजूद हैं? थानों में हैं, अदालत में हैं, शिक्षा में हैं, स्वास्थ्य में हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जब 15% उनका आरक्षण था। होना ये था कि अगर आरक्षण 15% है तो उपस्थिति 20% होनी चाहिए। क्यों? कि सामान्य कोटे से भी जाने की क्षमता तो लोगों में है ही। तो लेकिन इन्होंने नॉट सीटेबल, नॉट अवेलेबल इत्यादि इत्यादि बहानों से उस कोटे को पूरा नहीं किया। 27% आरक्षण ओबीसी को आपने दिया, 27% आज तक फुलफिल नहीं हो सका। वहाँ भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, क्रीमी लेयर और दुनिया और जहान, इतनी शर्तें हैं वो फुलफिल नहीं हो पाया। 7.5% जो आदिवासियों का है वो फुलफिल नहीं हो पाया। आप ये देखें कि माइनॉरिटी जो भारत की है टोटल 20%, जिसमें माने मुस्लिम, ईसाई, सिख सब इंक्लूड हैं। इसमें विशेषकर मुस्लिमों की बात अगर करें जो 14-15%, 14.5-15% हैं सरकारी आंकड़े के मुताबिक, तो कहीं भी किसी भी विभाग में आप देखेंगे तो 15% तो दूर की बात है, 2, 2.5, 3% से ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो माने किसी भी विभाग में हो, आपको मुसलमान 2 से 3, 2.5, 1.5 यही दिखेगा। क्लास 1 की नौकरियों में भी 1.5%, 2% ही दिखेगा। तो इसका मतलब आबादी हमारी 15% और उपस्थिति 2% क्यों? ये एक सवाल है। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो हम इस योग्य नहीं है, या तो योग्य हैं फिर भी हमें अवसर नहीं दिया जा रहा। तो ये अवसर को कौन रोक रहा है, ये एक मुद्दा है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी महिला आरक्षण बिल आया 33%। हम लोगों ने सवाल उठाया कि कौन सी महिला, कैसी महिला? वो 33% कौन सी महिला होंगी जिनको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं? उसमें मुस्लिम कहाँ पर है? उसमें आदिवासी कहाँ पर है? उसमें दलित कहाँ पर है? उसमें पिछड़ा कहाँ पर है? तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और आदिवासी और अल्पसंख्यकों की उपस्थिति को अगर दर्शाएंगे नहीं, आप उसको साफ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि शरद यादव, स्वर्गीय शरद यादव जो आरोप लगाते थे वही फिर आया, यानी वही कांग्रेस वाला 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने लाकर थोप दिया। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोगों का मानना है कि 33% रिजर्वेशन, कोटा विद इन कोटा, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी, इसको भी आपको क्लियर करना होगा कि इस 33% में इनका 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 इतना है। बैलेट पेपर पर बहुत दिनों से बात हो रही है कि भाई ईवीएम में 10 तरह के सवाल उठे हैं। सवाल सिर्फ सड़क पर नहीं उठे हैं, सवाल सदन में भी उठे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उसका विकल्प क्या? बैलेट पेपर अगर नहीं हो तो QR कोड से हम लोग वोट डालने की वकालत कर रहे हैं, जो इसमें साफ शब्दों में हम लोगों ने लिख दिया है कि बैलेट पेपर के जगह पर जो है अगर आप बैलेट पेपर नहीं कर सकते हैं तो बार कोडेड द्वारा चुनाव आप कराएंगे। मसला जातिगत जनगणना का भी है। पता कैसे चलेगा कि इस देश में किसकी क्या संख्या है और किसकी कितनी उपस्थिति है? बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराकर कम से कम एक बात तो बता दी कि भाई फला फला की इतनी संख्या है और फला फला को इतना अधिकार मिलना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना हो, यह मुद्दा भी है न्याय अधिकार महाकुंभ का। महिला आरक्षण का मुद्दा भी है। सरकारी ठेके का बड़ा मुद्दा है। ठेका जो दिया जाता है उस ठेके में दलित, आदिवासी कहीं दिखते नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ठेका आप किसी को दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हैं, आप विज्ञापन उसका निकाल रहे हैं, तो उसमें कोई शर्त तो आप लगा ही नहीं रहे। तो ठेका वही लोग लेते हैं जो पूंजीपति हैं। तो अगर इसमें आप आरक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कभी भी यह दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा इसका लाभ नहीं ले पाएगा। सारे बड़े ठेके जो हैं वो सवर्णों को ही मिलेंगे। इसलिए ठेका प्रथा में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी तय हो, यानी SC, ST, OBC की हिस्सेदारी तय हो, ये डिमांड भी हमारी है। दूसरी बात है कि MSP का मुद्दा भी हम लोगों ने इसमें रखा है कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। MSP के बारे में लागत, मूल्य एवं महंगाई जोड़कर तय की जाए। MSP
कि जो मार्केट का क्या वैल्यू है और लागत कितना हो रहा, तेल कितना लग रहा, बीज कितना लग रहा, मेहनत कितना लग रहा, उसका क्या मूल्य तय होना चाहिए। हमने वर्गलाने वाले जितने मुद्दे हैं देश में, सीए, एनआरसी, क्या कहते हैं, इस तरह के मुद्दे उठा उठाकर हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, भारत पाकिस्तान, तो ये जो बॉर्डर बिया फला चिला जो मुद्दा बनाया जाता है, तलाक हलाला, ये वर्गलाने वाले सारे मुद्दे बंद हों देश में, महंगाई, बेरोजगारी और देश की समृद्धि तरक्की, ये मुद्दा देश के अंदर रखा जाए। ये हम लोगों ने न्याय अधिकार महाकुंभ में रखा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि निजीकरण की ओर देश तेजी से बढ़ रहा, हर चीज़ प्राइवेट किया जा रहा, और प्राइवेट करने में सबसे पहला नुकसान जो है वो बहुजनों का हो रहा है, इसलिए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, नौकरी रहेगी ही नहीं तो आरक्षण लोगे कहाँ, लो जी ये निजी कर दिया। तो हम लोगों ने कहा कि एक तो आउटसोर्सिंग का जो मामला है उस पर लगाम लगे और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ठेका प्रथा का भी हम लोगों ने विरोध करने का प्लान किया है। कोई भी काम ठेका प्रथा पर नहीं होना चाहिए, आप सीधे सरकार उस काम को कराए। ठेका प्रथा में क्या होता है कि पसीना बहा रहा मजदूर और रोटी खा रहा ठेकेदार। मजदूर को मिल रहा है 400, ठेकेदार कमा रहा 800, मजदूर को मिल रहा 600, ठेकेदार कमा रहा 1200। आखिर वो 1200 किस चीज़ का कमा रहा, वो देख रेख और ये कर रहा, वो 1200 असल में मीडिएटर वो है, वो दलाल है। 1200 में 600 वो फिर सरकार को वापस कमीशन देता है, जो बैठे हुए विभाग में लोग हैं उनको मिलता है। तो ये कमीशन खोरी का एक माध्यम है ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा पूर्ण रूप से बंद हो, इसको गैर कानूनी घोषित किया जाए। सरकार जो भी काम कराए वो अपने विभाग के द्वारा जैसे हुआ करता था वैसे कराए। ये जो है मामले लेटरल एंट्री के जरिए जो बार्गेनिंग शुरू हुआ है उस पर लगाम लगाने के लिए हम लोगों ने मांग किया कि कोई भी इस तरह की उसको बंद किया जाए लेटरल एंट्री को, और लेटरल एंट्री के माध्यम से जो एक अधिकार को छीनने का एक रास्ता निकाला गया है उसको बंद किया जाना चाहिए। इंटरव्यू में जो एनएफएस है ये भी एक खेल है, इस खेल पर भी लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर लगाम नहीं लगेगा तो इससे भी बहुसंख्यकों का नुकसान लगातार हो रहा है, इसलिए इस पर भी लगाम लगना चाहिए। और कई और मुद्दे हम लोगों ने रखे हैं कि आप जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वगैरह और कुछ भी जो बनाते हैं उसमें आपको हर हाल में कोटा तय करना है। जितने भी संस्थान हैं भारत सरकार के, सारे संस्थान पर एक विशेष जाति का कब्जा है। जितने भी संस्थान हैं, आप आईटीओ चले जाएंगे, गांधी पीस फाउंडेशन देखेंगे, वो तिवारी भवन देखेंगे, राजेंद्र भवन देखेंगे, जितने भवन हैं उन भवनों के रख रखाव की जिम्मेदारी है उसका चेयरमैन और उसका क्या कहते हैं जो केयर टेकर है। आप जाकर एक बार सर्वे करके देखेंगे, सब में स्वर्ण है। तो हम लोग इस मुद्दे को अपने समाज के बीच ले जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, सारा अन्याय हमारे साथ क्यों, आबादी हमारी, संख्या हमारी, वोट हमारा, डेमोक्रेसी में उस वोट के माध्यम से सरकार हम बनाएं और क्या कहते हैं हमारे साथ ये चीज़। तो ये सारे मुद्दे को लेकर देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से विशेषकर विनती है कि 6 दिसंबर ऐतिहासिक दिन है, बाबा साहब की पुण्यतिथि है। बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि, खराज अकीदत पेश करेंगे हम उस मौके पर, और उनके उस ऊर्जा को, जो अदृश्य ऊर्जा है बाबा साहब का, जिसको लेकर आज बहुत सारे लोग मैदान में हैं, तो हम उस ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए समाज को जागृत करते हुए अपने अधिकारों के प्राप्ति के लिए, संघर्ष के लिए प्रेरित करेंगे।